हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ आर्टिकल 14 के ऊपर। आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा कि आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट है और मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी सी वीडियो लेके आई हूँ ताकि आज आपका इस वीडियो के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए डेली एक एक फंडामेंटल राइट पे एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगी जिसके थ्रू आपके फंडामेंटल राइट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ। तो देखिए, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, ये दो कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है और ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये इंग्लैंड से बोरो किया गया है और वहां पे एक बहुत फेमस ज्यूरिस्ट थे एवी डाइसी, उनके रूल ऑफ लॉ था, वहां से इसको बोरो किया गया है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून किसी के लिए कुछ भी अलग नहीं करेगा, सबको एक समान नजरों से देखेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ना कुछ पॉइंट्स फॉल करते हैं जो हम एक एक करके समझेंगे कि वो क्या है। पहला नेगेटिव अप्रोच है जो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव अप्रोच क्यों है। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये कहता है कि सोसाइटी में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। ठीक है, सोसाइटी में हर कोई सेम होना चाहिए, किसी के रेस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा आता है प्रोहिबिशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। ये वाला जो पॉइंट है, इसी पॉइंट की वजह से इसे नेगेटिव अप्रोच बोला जाता है समटाइम्स। क्यों कहा जाता है, चलिए समझिए। ये बोलता है कि अगर सोसाइटी में ना किसी तरीके के लोग हैं जो कि किसी चीज से सफर कर रहे हैं या कर चुके हैं, फिर भी कानून उनके लिए समान रहेगा। कानून उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल प्रिविलेज नहीं बना सकता है कि हम उन लोगों को औरों से अलग कर दें। कानून की नजरों में सब बराबर ही रहेंगे, फिर चाहे वो कैसे भी कंडीशन में हो। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच है। क्यों है, क्योंकि वो हम आगे समझेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये बोलता है कि कानून के सामने चाहे प्रेसिडेंट हो या कॉमन मैन हो, वो सब बराबर ही होंगे। जो सजा एक प्रेसिडेंट को मिलेगी वही एक कॉमन मैन को भी मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। अमेरिका का ये कॉन्सेप्ट है जो हमने बोरो करा है और ये बिल ऑफ राइट्स से आया है। बिल ऑफ राइट्स क्या है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है इंडिया में, ऐसे ही अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं उनके बिल ऑफ राइट्स होते हैं। ठीक है, इसे हम पॉजिटिव अप्रोच क्यों बोलते हैं ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद का पॉइंट समझते हैं। ये बोलता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ इज डिमांडेड। दैट मीन्स ये बोलता है कि हर किसी का एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। यही चीजें डिमांड करता है कि किसी को भी ऊपर या नीचे ना देखा जाए, हर कोई बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर ये बात करता है कि जब रिक्वायरमेंट है तो स्पेशल राइट्स फॉर बैकवर्ड सेक्शन, डिसेबल्स, चिल्ड्रंस एंड वुमेन टू ब्रिंग इक्वालिटी। अब ये बोलता है कि अगर जरूरत पड़ती है या जरूरत पड़ने पे कानून स्पेशल तरीके से बनाए जा सकते हैं वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, बैकवर्ड सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए, डिसेबल जो पीपल होते हैं उनके लिए और चिल्ड्रन के लिए। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि गर्ल चाइल्ड, वुमेन, बैकवर्ड पीपल, डिसेबल, ये सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने वाले क्लास ऑफ पीपल्स होते हैं हमारी सोसाइटी में। और इसी वजह से इसे पॉजिटिव अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि ये बोलता है कि इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस बने, तभी तो वो भी इस कैटेगरी में आएंगे कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल इज डिमांडेड। अगर हम सेम कानून बोल दें कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सेम होना चाहिए, एक जनरल कैटेगरी के लिए भी सेम होना चाहिए, तो जो चीजें उनने फेस करी है या जो अभी भी वो कर रहे हैं वो कैसे अपलिफ्ट होंगे। उनको बराबर लाके ट्रीट करने के लिए, उनका इक्वल ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं इन सेक्शंस ऑफ पीपल के लिए। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या फर्क है। और यही बात करता है आर्टिकल 14 जो हमारा फंडामेंटल राइट है। इसी के साथ वीडियो में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ के, वो आप जब पढ़ना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूंगी कि कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नर है किसी भी स्टेट का, वो आंसरेबल नहीं होगा कोर्ट में अगर उसने अपनी कोई भी ड्यूटी या पावर एक्सरसाइज करी है। ये एक्सेप्शंस कहाँ से आते हैं, आर्टिकल 361 से आते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है।
कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नर है वो इम्यून रहता है अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट देम। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कोर्ट कभी भी प्रोसेस इशू नहीं कर सकता है अरेस्ट का या फिर आजीवन कारावास का प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट को जब तक वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट करी जाएगी उनके खिलाफ जब तक 2 महीने का नोटिस प्रायर नहीं दिया जाता है अगर वो अपने टर्म को सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के लिए भी कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं जो आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्यों, ये मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर देंगे कि आपने देखा होगा पार्लियामेंट में लोग काफी कुछ एक दूसरे को बोल देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट उसके बाद भी कभी भी डेफेमेशन के केस वहां से बन के नहीं आते हैं। उसका जवाब भी यहीं पर है, इसी पे है। आप पढ़ेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। तो देखिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन एक लास्ट पॉइंट है जो हमें आर्टिकल 14 के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है क्योंकि ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। तो इसमें सबसे पहली बात ये की जाती है कि जैसे देखिए, वैसे मैंने यहाँ पे नोट्स में सब लिखा हुआ है बट आपको फिर भी मैं अपनी ईजी लैंग्वेज में ऐसे समझा देती हूँ कि जब भी ST, SCs, EWS के लिए कोई भी इस तरीके का जो हमने क्लासिफिकेशन करा है इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होगा। पहली चीज तो ये कही है। इसका लैंडमार्क केस है RK डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। ये आप लिख लीजिएगा और याद करके जाइएगा जरूर। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्यों है इसका टेस्ट किया जाएगा। अगर आप किसी सोसाइटी को, किसी क्लास को आप क्लासिफाई कर रहे हो कि ये एक डिफरेंट क्लास है तो उसका रीजन क्या है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है अगर वो होता भी है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाएगा और वो क्यों किया जाएगा, क्योंकि सोसाइटी के कुछ लोगों को जिनको आप ये कहते हो कि हम इनको साथ में ग्रुप नहीं कर सकते हैं दूसरे ग्रुप के साथ, वहां आपको ये बताना पड़ेगा कि ये ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के साथ क्यों एक साथ नहीं फिट किए जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके पास एक क्लियर रैशनल नेक्सस होने चाहिए। नेक्सस का मतलब आपके पास जस्टिफाइड ऑब्जेक्ट और आंसर होने चाहिए कि क्यों इस क्लास को हम कह रहे हैं कि अलग होने चाहिए दूसरों से। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि 65 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, एक क्लासिफिकेशन हो गया कि 65 से नीचे पेंशन नहीं मिलेगी, 65 से ऊपर मिलेगी, बट उसके पीछे एक रीजनेबल आंसर होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि 65 अबव बंदे जो होते हैं वो वर्किंग नहीं हो सकते क्योंकि एज ज्यादा हो जाती है। ठीक है, या फिर आप ये कहो कि उनकी फिर वो कैपेसिटी नहीं होती है काम करने की, बट उसके पीछे ये ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसा बना दो कि हम क्लासिफिकेशन ये करते हैं कि व्हाइट हेयर्स वालों को मिलेगी, ब्लैक हेयर्स वालों को नहीं मिलेगी, तो ये कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। आपको ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और तभी आप क्लासिफाई कर सकते हो कि ये ग्रुप जो साथ में है वो उस ग्रुप से कैसे अलग है जिनको हम साथ में नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो में क्लियर हो गया हो कि आर्टिकल 14 क्या है। ठीक है, इसी के साथ एक्सेप्शन भी आपको समझ में आ गई होगी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। मैंने आपको एक लैंडमार्क केस भी बता दिया है जो कि RK डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 15 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।